सोचा भी नहीं था कि धरती के 8 अरब लोग सिर्फ एलियंस की पाली हुई भेड़ बकरियां हैं। और इस फार्म के मालिक हैं पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन लासेस परिवार। जब जनसंख्या चरम पर पहुंचती है, वे सभी मानव क्रिस्टल निकाल लेते हैं और उससे अमृता का द्रव बनाते हैं। बस शरीर को इसमें डुबो और बूढ़ी त्वचा पल भर में फिर से जवान हो जाती है। अमृता का द्रव निकालने की तकनीक से लासेस परिवार का हर सदस्य हजारों साल जिया है और इस लंबे समय में पूरे ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं पर अधिकार पा लिया है। लेकिन जब सर्वशक्तिमान लासेस रानी की हत्या हुई, परिवार की शक्ति बिखर गई। उसकी 3 बेटियों ने अपनी अपनी आकाश गंगाएं पाईं, पर सबसे कीमती धरती का फैसला नहीं हुआ। इससे लालची तीनों हमेशा एक दूसरे पर नजर रखते रहे। जब सुना कि रानी का धरती पर पुनर्जन्म हुआ है, तो बेटियों ने तुरंत लोग भेजे ताकि पहले अपनी पुनर्जन्मी मां को ढूंढ सकें। इस वक्त धरती पर एक गरीब लड़की जो रोज लोगों के टॉयलेट साफ करती थी, उसे क्या पता था कि एक दिन वह लासेस परिवार के सत्ता संघर्ष में फंस जाएगी। इस समय वह इतनी गरीब थी कि नया फोन खरीदने के लिए अस्पताल जाकर अपने अंडे बेचना चाहती थी। पर ऑपरेशन टेबल पर लेटी शियाओमी को फिर पछतावा हुआ। तभी डॉक्टर ने उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर हवा में मौका देकर जांच शुरू की। यही है, अच्छा मार दो। लेकिन जैसे ही हमला करने वाले थे, एक काले कपड़ों वाला आदमी अचानक ऑपरेशन गोली लगने के बाद ये डॉक्टर अपने असली रूप में आ गए। सब अजीब दिखने वाले एलियंस थे। शियाओमी डर से सन्न रह गई, पर बेहोशी की दवा के असर से वह जल्दी ही बेहोश हो गई। जब वह फिर से जागी तो काले कपड़ों वाला उसे एक सुरक्षित कमरे में ले आया था। उसने बताया कि वह एक एलियन बाउंटी हंटर है। तब शियाओमी को पता चला कि धरती से परे विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत उच्च बुद्धि वाले जीव रहते हैं और उनमें सबसे शक्तिशाली है लासेस परिवार। अभी जो उसे मारना चाहता था वो उनका बड़ा राजकुमार था और ब्रदर कियांग परिवार के तीसरे बच्चे द्वारा भेजा गया था। जियाओमी समझ नहीं पाई कि उसने लासेस परिवार को कैसे नाराज किया, जबकि वह एक हफ्ते से घर से बाहर भी नहीं। लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि बड़े राजकुमार के लोग फिर से पीछा कर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि भाई कियांग सबसे बेहतरीन इनामी शिकारी था। अपने हाईटेक उड़ने वाले जूतों की मदद से उसने जियाओमी को सुरक्षित निकाला। फिर धरती पर छिपे कप्तान से शरण मांगने गया, लेकिन कप्तान ने उसे देखते ही मुक्कों और लातों से हमला कर दिया, क्योंकि भाई कियांग के आने से उसकी शांत लड़ाई के दौरान अचानक मधुमक्खियां आ गईं और अगले ही पल एक अजीब नजारा दिखा। मधुमक्खियों ने जियाओमी को नहीं काटा, बल्कि प्रजा की तरह उसे घेर लिया। तलवार से टकराने पर कप्तान को तुरंत समझ आ गया और वह झट से जमीन पर घुटने के बल बैठ गया। इस हरकत से जियाओमी हैरान रह गई। कप्तान ने समझाया कि मधुमक्खियां प्राकृतिक रूप से पदानुक्रम मानती हैं और शाही खानदान को देखकर सच तो यह था कि जियाओमी रानी लासेस का पुनर्जन्म थी, मतलब उसे धरती पर पहला उत्तराधिकार हक था। यही वजह थी कि बड़े राजकुमार ने लोगों को उसे मारने भेजा था। लेकिन जियाओमी के लिए, जो कल तक शौचालय साफ कर रही थी, यह सब बेहद अजीब लग रहा था। लेकिन तभी बातचीत के बीच में इनामी शिकारियों का एक और दल भी वहां पहुंच गया। भाई कियांग ने रुककर दुश्मनों को भटकाने का फैसला किया ताकि कप्तान जियाओमी को लेकर पहले निकल सके। लेकिन दुश्मन पहले से घात लगाए बैठे थे। एक हवाई तोप से कप्तान को उड़ा दिया। अच्छा हुआ कि आसपास की मधुमक्खियों ने रक्षा मोड चालू कर दुश्मनों पर पागलों की तरह हमला कर दिया। मौका पाकर जियाओमी घने गेहूं के खेत में भागी और सीधे बुरे आदमी के चेहरे से टकरा गई। फिर उसकी गोली लगी और वह वहीं बेहोश हो गई। जब तक भाई कियांग पहुंचा, जियाओमी को विदेशी अंतरिक्ष यान में ले जाया जा चुका था और यान धरती छोड़ने वाला था। भाई कियांग ने उड़ने वाले जूते चालू किए और छलांग लगाकर यान के लैंडिंग गियर को मजबूती से पकड़। इनामी शिकारियों को कुछ पता नहीं चला। धरती छोड़ने के बाद उन्होंने तुरंत स्पेस जंप किया और पल भर में एक लाल ग्रह पर पहुंच गए, जहां पहाड़ों के बीच एक भव्य महल खड़ा था। यह लासेत की दूसरी राजकुमारी का इलाका था। अंतरिक्ष यान के रक्षकों ने समझौते के अनुसार शिकारी को उदार इनाम दिया, 6 बोतलें कीमती अमृत की। जब छोटी सुंदरी जागी, उसने पहले से ही एक चमकदार पोशाक पहनी हुई थी। जल्द ही एक शानदार महिला प्रकट हुई। सामने वाली लासेत परिवार की दूसरी राजकुमारी थी। असल में अपने लिए अधिकतम लाभ पाने के लिए दूसरी राजकुमारी छोटी सुंदरी को अच्छी सहेली बनाना चाहती थी, इसलिए उत्साह से उसे एक महल में ले गई और बताया छोटी सुंदरी का पिछला और वर्तमान। पता चला कि लासेत परिवार के सभी लोगों की मृत्यु के बाद कर्ण समान जीन बनकर अन्य जगहों पर प्रकट होते हैं, जिसे दुनिया पुनर्जन्म कहती है। शाही वर्ष में रानी 12 लाख साल जीवित रही थी। राजकुमारी अब तक 15,000 साल जी चुकी है। छोटी सुंदरी को अपना मूल्य बेहतर समझाने के लिए उसने मौके पर अमृत का जादुई प्रभाव दिखाया। देखा, राजकुमारी ने बूढ़े शरीर को उसमें डाला। जब फिर से बाहर आई तो उसका पूरा शरीर 18 साल की अवस्था में लौट आया था। पूछता हूँ, इस दुनिया में कौन नहीं चाहता युवा हमेशा बने? यही कारण है कि अमृत पूरे ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान चीज बन गया। इसकी तुलना में वे तेल खनिज बिल्कुल उल्लेख के लायक नहीं। राजकुमारी ने कहा, जब तक छोटी सुंदरी संघ राजधानी जाकर पहचान सत्यापित करे तो पृथ्वी सहित सारी संपत्ति वापस। अचानक जैसे ही वह छोटी सुंदरी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, मजबूत भाई अचानक उड़ने वाले जूतों से महल में घुसा। मौके पर उसकी योजना तोड़ दी। पता चला छोटी सुंदरी को अंतरिक्ष राजकुमारी ने गलती करने की हिम्मत नहीं की, केवल दोनों को अपने इलाके से जाने दिया। लाल ग्रह से पूरी तरह पीछे हटने के बाद छोटी सुंदरी और मजबूत भाई शील्ड ब्यूरो के युद्धपोत पर चढ़े। कप्तान छोटी सुंदरी को संघ राजधानी तक सुरक्षित ले जाकर प्रमाणन पूरा कराएगा और एक वकील भेजा उसकी मदद के लिए। रास्ते में छोटी सुंदरी ने मौका पाकर मजबूत भाई से प्रेम का इजहार किया। सामने वाले के जीवन बलिदान पर मजबूत भाई ने प्रेम को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जीन परिवर्तित लोगों की स्थिति निम्न है, कुलीन लासेत रानी के योग्य नहीं। जल्द ही बेड़ा सफलतापूर्वक संघ राजधानी पहुंचा। यहाँ 10 लाख से अधिक जटिल विभाग एकत्र हैं। पूरे ब्रह्मांड की सभी औपचारिकताएं यही निपटानी होती हैं। यहाँ तक कि कुलीन लासेत रानी को भी नियमों के अनुसार खिड़की पर कतार में लगना पड़ता है।
अंत में एक श्रृंखला की जटिल प्रक्रियाओं के बाद छोटी सुंदरी आखिरकार अंतिम चरण में पहुंची। बूढ़े ने सामग्री की सही समीक्षा की तो उसकी बांह पर एक पृथ्वी टैटू बनाया। मतलब छोटी सुंदरी को लासेत रानी के रूप में पुष्टि हुई। आधिकारिक रूप से पृथ्वी की मालकिन। छोटी सुंदरी को लगा जैसे वह सपना देख रही है। 2 दिन पहले वह अभी पृथ्वी, अब वह पूरी पृथ्वी का मालिक है। पर जब वह दुनिया की नश्वरता पर विलाप कर रहा था तभी भाई कियांग का कप्तान अचानक पलट गया और दोनों को एक विशाल अंतरिक्ष यान में अपहरण कर लिया। यह पता चला कि उसे लासेस परिवार के तीसरे बेटे ने रिश्वत दी थी। फिर भाई कियांग को कैद कर लिया गया जबकि जियाओमी को तीसरे राजकुमार के नए महल में भेज। मैंने सोचा था कि वह मेरे साथ बुरा करेगा, लेकिन तीसरा राजकुमार बहुत विनम्र था और उसने गर्मजोशी से रात के खाने पर आमंत्रित किया। यह पता चला कि सबसे बड़े की तुलना में जो जियाओमी को मारना चाहता था, दूसरे ने गुप्त रूप से जियाओमी को अपनी तरफ करने की कोशिश की। तीसरे ने एक और शानदार योजना सोची, वह थी जियाओमी से शादी करना ताकि वह कानूनी रूप से अपनी मां की सारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। इसलिए वह उसे उस गोदाम में ले गया जहां अमर तरल रखा था और सच्चाई से उसे निष्कर्षण के पीछे का क्रूर सच बताया। तभी जियाओमी को पता चला कि अमर तरल की एक छोटी बोतल वास्तव में हजारों मनुष्यों के मेरिडियन से बनाई जाती है। पता चला कि अमर तरल निकालने के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए लासेस परिवार ने कई साल पहले विशाल ब्रह्मांड में एक ग्रह की खोज की थी और उस पर मनुष्यों की खेती की और पृथ्वी उनमें से सबसे बड़ी थी। अब पृथ्वी पर फसल का मौसम जल्द ही आने वाला है। वहाँ की मानवता को तबाही का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर जियाओमी उससे शादी करने को तैयार हो जाए तो वह पृथ्वी को फसल से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इन शब्दों ने सरल जियाओमी को विश्वास दिला दिया और वह तीसरे के प्रस्ताव पर सहमत हो गई, लेकिन शर्त यह थी कि उसे भाई कियांग को रिहा करना होगा। तीसरा राजकुमार तुरंत सहमत हो गया, लेकिन फिर उसने अपनी शपथ तोड़ दी और भाई कियांग को मारने का फैसला किया क्योंकि उसने पाया कि जियाओमी को भाई कियांग से प्यार हो गया था। अपने प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने आदमियों को हैच खोलने का आदेश दिया और भाई कियांग को निर्वात में 30 सेकंड से कम समय में वह बेहोश हो जाएगा। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली आनुवंशिक रूप से संशोधित व्यक्ति भी कुछ मिनटों में फटकर मर जाएगा। संकट के क्षण में भाई कियांग ने अपने उड़ने वाले जूतों से हथकड़ी तोड़ी, फिर तुरंत एक लाइफ जैकेट उठाकर अपनी छाती पर रख लिया। अगले पल लाइफ जैकेट तेजी से फैली और पूरे शरीर को लपेट लिया, जिससे उसकी जान बची। लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर थी क्योंकि लाइफ जैकेट में ऑक्सीजन केवल आधे घंटे तक चल सकती थी और इस बंजर भूमि से 100 साल में भी कोई नहीं गुजरेगा। जब ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी तो कियांग के दिमाग में शियाओ मेई की छवि उभरी और उसे अफसोस हुआ कि जीवन में उसने सच्चे प्यार को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। अचानक अंतिम क्षण में एक युद्धपोत कियांग के पास आ गया और जब वह होश में आया तो पाया कि शील्ड ब्यूरो के लोगों ने उसे बचाया था। आराम करने का समय नहीं था। कियांग ने तुरंत शील्ड ब्यूरो को तीसरे राजकुमार के नए महल जाने को कहा क्योंकि एक बार धोखाधड़ी की शादी सफल हुई वह तुरंत शियाओ मेई को मार देगा और सारी सचमुच। इस समय तीसरा राजकुमार बेसब्री से शादी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पूरी शादी दरअसल एक धोखा थी। जब अनजान शियाओ मेई शानदार पोशाक में आई तो नीचे मेहमानों की घनी भीड़ ने उसे थोड़ा घबरा दिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वे सब नकली लोग थे। लेकिन मेहमान असली हो या नकली, जब तक शादी पूरी हो जाती है तो इंटरस्टेलर कानून के अनुसार तीसरा राजकुमार उसके साथ सारी संपत्ति। अचानक शादी के दौरान शील्ड ब्यूरो का जहाज अचानक आ गया। साजिश को विफल होने से रोकने के लिए तीसरे राजकुमार ने तुरंत महल के बाहर रक्षा प्रणाली शुरू कर दी। कियांग और उसके साथियों को बाहर रोकने की कोशिश की। तुरंत अनगिनत लड़ाकू विमान निकले और पूरे महल को कसकर घेर लिया। घने हथियारों के सामने शियाओ मेई को बचाने के लिए बेताब कियांग ने अकेले छोटे युद्धपोत से जबरन घुसपैठ की और खून का रास्ता बनाया, लेकिन नष्ट हुए दुश्मन विमानों ने श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी। सौभाग्य से विस्फोट से प्रभावित होने से एक पल पहले कियांग सुरक्षित रूप से रक्षा घेरे से बाहर निकला। लड़खड़ाते हुए महल के अंदर घुसा, देखा कि शादी में केवल अंतिम चरण बचा था। घबराए तीसरे राजकुमार ने सीधे शियाओ मेई का हाथ पकड़ा और जबरन उसे शादी की अंगूठी का निशान लगाना चाहा। संकट के क्षण में कियांग फ्लाइंग बूट्स पहनकर पहुंचा और मौके पर ही उसका कपट्टी चेहरा बेनकाब कर दिया। ऐसे में तीसरे ने बस दिखावा करना बंद कर दिया। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मां इतनी खूबसूरत या इतनी खतरनाक हो सकती है प्रिय। इस पल शियाओ मेई बहुत थकी हुई थी। बस इन धोखों से दूर जाकर धरती पर परिवार के साथ रहना चाहती थी, पर शाही खानदान के बड़े भाई ने उसे जाने नहीं दिया। शियाओ मेई को काबू में करने के लिए उसने सी स्पेशल फोर्स की एक टीम भेजी जो शियाओ मेई के परिवार को पहले। जब वह घर लौटी तो बातचीत का प्रभारी अधिकारी पहले से ही इंतजार कर रहा था। परिवार को बचाने के लिए शियाओ मेई को उसके साथ बड़े राजकुमार के इलाके जाना पड़ा। खतरों से भरे भयानक मंगल पर उसकी सुरक्षा के लिए शील्ड एजेंसी पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन उग्र वायुमंडल में घुसते समय चालाक सीए नेता ने अचानक रफ्तार बढ़ाई और बटलर ने रास्ता बंद करने का आदेश दिया। शील्ड का जहाज उग्र बादलों में फंस गया। मजबूरी में उन्हें मंगल छोड़ना पड़ा और शियाओ मेई को बड़े राजकुमार के सामने ले जाया गया। वह अपने छोटे भाई बहनों जैसा घुमावदार नहीं था। उसने तुरंत शियाओ मेई को चेतावनी दी और उसकी आंखों में नफरत भरी थी। असल में उसी ने रानी की हत्या की थी, क्योंकि अनंत रात के प्रभाव में उसे अपनी मां ने पूरे 90,000 साल तक दबाए रखा था। फिर बड़े राजकुमार ने शियाओ मेई को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया कि वह स्वेच्छा से सारी संपत्ति उसे सौंप दे, वरना वह तुरंत उसके धरती के परिवार। लेकिन शियाओ मेई को अंदर से पता था एक बार हस्ताक्षर करने पर उसे मार दिया जाएगा और धरती के मनुष्य फिर भी कटाई के भाग्य से नहीं बच। जब वह दुविधा में थी, मंगल के बाहर कियांग भाई भी उसे बचाने के लिए बेचैन था। आखिरकार उसने एक छोटा सुरक्षा युद्धपोत उड़ाया। अकेले ही उग्र मंगल की आंख में घुस गया, तुरंत अंदर के तूफान में फंस गया। लगभग मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो जाता, लेकिन मजबूत विश्वास के सहारे कियांग भाई आखिरकार बादलों को पार कर मंगल के अंदर पहुंच गया। यहाँ साम्राज्य की इमारतें आसमान बड़े राजकुमार की 90,000 साल की मेहनत से बनाई गई विरासत थी। लेकिन कियांग भाई के युद्धपोत से टकराने पर तुरंत चेन रिएक्शन शुरू हुई और विस्फोटों की श्रृंखला चल पड़ी, जिससे पूरी इमारत आग के समुद्र में बदल गई। खतरे की परवाह किए बिना कियांग भाई सीधे महल में घुसा, सभी छिपकली गार्डों को काबू किया। शियाओ मेई को देखकर उसे हिम्मत मिली, तुरंत अनुबंध फाड़ दिया। इससे बड़ा राजकुमार गुस्से से भड़क उठा और तुरंत सैनिकों को शियाओ मेई को मारने का आदेश दिया।
खतरे के पल में कियांग भाई ने टेलीपोर्ट सर्कल खोला, नीचे से शियाओ मेई को बचाया, फिर दोनों ने काम बांट लिया। कियांग भाई छिपकली लोगों को रोकने लगा, शियाओ मेई परिवार को बचाने गई, लेकिन नफरत से भरे बड़े राजकुमार ने पीछे से हमला किया। शियाओ मेई ने भी कोई नरमी नहीं दिखाई, तुरंत एक गोली से जवाब दिया। एक खंभा फर्श से टकराया, वह और बड़ा राजकुमार रसातल में गिर गए। कियांग बचाना चाहता था पर छिपकली की पूंछ में फंस गया, मजबूरन उसे जानलेवा लड़ाई लड़नी पड़ी। अंत में कियांग ने चतुराई से टेलीपोर्ट चालू किया, छिपकली को फर्श में सील कर दिया। इस समय शियाओमी और बड़े राजकुमार ने तलवार का खंभा पकड़ा, अस्थायी रूप से जान बचा। बड़ा राजकुमार हारा नहीं, हर हाल में शियाओमी को मारना चाहता था। रानी ऐसे विद्रोही बेटे को कैसे जन्म दे सकती? गुस्से में शियाओमी ने उसका घाव पकड़ा, फिर स्टील पाइप उठाया, दोनों फिर रसातल में गिरे। संकट के क्षण में कियांग आखिरकार पहुंचा, शियाओमी को बचा लिया, पर बड़ा राजकुमार इतना भाग्यशाली नहीं था, अंततः अपने ही शाही रसातल में दफन हो गया। दुःस्वप्न खत्म होने पर शियाओमी पृथ्वी पर लौटी और सफाई कर्मचारी की पुरानी नौकरी पर वापस आई। कोई नहीं जानता था कि अब वह पूरी पृथ्वी की मालकिन बन चुकी थी। लासेस परिवार की खूनी लड़ाई देखकर शियाओमी को एहसास हुआ कि सादगी कितनी कीमती है। हालांकि जब मन करता वह कियांग के साथ हवाई मुलाकात करती, हाईटेक उड़ने वाले जूते पहनकर अपनी पृथ्वी के इलाके में गश्त लगाती।